तमिलनाडु के कार्यकारी मुख्यमंत्री पन्नीर सेल्वम ने शशिकला के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। मंगलवार देर शाम पन्नीर सेल्वम ने मरीना बीच पर जयललिता की समाधि पर 30 मिनट का ध्यान लगाने के बाद कहा कि अम्मा की आत्मा ने उन्हें पार्टी के नेताओं और जनता से बात करने को कहा है। पन्नीर सेल्वम ने सार्वजनिक बयान में कहा है कि अगर राज्य और पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ हैं तो वो अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे। पन्नीर सेल्वम ने आरोप लगाया है कि उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया गया ताकि वो सीएम पद से इस्तीफा दे दें। शशिकला गुट पर पन्नीर सेल्वम के आरोपों के बाद देर रात शशिकला के आवास पोएस गार्डन पर आपातकालीन बैठक हुई। इस बैठक में तमिलनाडु सरकार के मंत्री शामिल हुए। देर रात को ही शशिकला ने पन्नीर सेल्वम को पार्टी से निलंबित कर दिया है। शशिकला ने आरोप लगाया है कि पन्नीर सेल्वम किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। वहीं राज्यपाल सी विद्यासागर राव बुधवार को ही चेन्नई वापस लौट रहे हैं। कहा जा रहा है कि पन्नीर सेल्वम आज राज्यपाल से मिलकर अपने समर्थक विधायकों की सूची सौंप सकते हैं। साथ ही राज्य में चल रहे राजनीतिक उठापटक पर अपना पक्ष रख सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर राज्य में उठापटक की साजिश का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश में आज एक के बाद एक कई नेताओं की रैली होने जा रही है। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और पीएम नरेंद्र मोदी गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले मंगलवार को मायावती ने गाजियाबाद में रैली की थी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बागपत के बड़ौत में रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह हाथरस, रामपुर में भी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता और गृह मंत्री राजनाथ सिंह दादरी में पंचायत में शामिल होने जा रहे हैं, जहां संजीव बालियान और पार्टी के अन्य सांसद भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी हाथरस, खुर्जा, हापुड़ और गाजियाबाद के मुरादनगर में रैली कर गठबंधन के लिए वोट मांगेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। इस घोषणा पत्र में युवाओं को लुभाने वाले तमाम वादे होंगे। लखनऊ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी गुलाम नबी आजाद, प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर घोषणा पत्र जारी करेंगे। पिछले महीने समाजवादी पार्टी ने गठबंधन से पहले ही घोषणा पत्र का ऐलान किया था। अब गठबंधन के बाद बुधवार को कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। माना जा रहा है कि इस घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आरएलडी के महासचिव जयंत चौधरी ने बागपत में रैली कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव के चुनावी घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि अखिलेश अब की बार चार्जर देने की योजना ला सकते हैं। जयंत ने कहा कि यूपी सरकार नौजवानों के हाथों में भीख का कटोरा पकड़ा रही है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने यूपी के किसानों का भरोसा तोड़ा है। आज किसान पाई के लिए परेशान हो रहे हैं। दादरी विधानसभा में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो करने पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर को देखने के लिए जाम लग गया। राज बब्बर ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को ऊर्जा और अनुभव का गठबंधन बताया। यही नहीं, राज बब्बर ने मोदी पर हमला बोलते हुए स्कैम की नई परिभाषा दे डाली। एस के माने होता है संघ, सी के माने होता है कॉरपोरेट, एक और उसके बाद में ए के माने होता है अमित शाह और एम के माने होता है मोदी। हम इस स्कैम को खत्म करने के लिए लगे। चित्रकूट में बीजेपी के लिए प्रचार करने आए मध्य प्रदेश के जनसंपर्क और जल संसाधन मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर चुटीले अंदाज में निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी बेकार मिसाइल हैं, जिन्हें पहले खाट पर बिठाया गया, बाद में साइकिल के करियर में लाद कर चलाने की कोशिश की जा रही है। पप्पू को अखिलेश पसंद है, स्वाभाविक बात है। बहन जी को कैश पसंद है, आजम खां को भैंस पसंद है, मोदी जी को देश पसंद है। यूपी के हाथरस में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश में 2-2.5 साल से डर का माहौल है। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में डर नहीं था, लेकिन आज ऐसा माहौल है। मोदी पर निशाना साधते हुए आजाद ने कहा कि वाजपेयी जी अपने घर पर ईद मिलन करते थे और टोपी लगाकर बैठते थे, लेकिन आज पीएम टोपी से बचते हैं। बिहार से राजनीति में आने वाली दस्यु सुंदरी फूलन देवी के पति उम्मेद सिंह ने
मंगलवार को एक बार फिर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। साल 2014 के चुनाव से ठीक पहले उम्मेद ने बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। उम्मेद कहते हैं कि उनकी घर वापसी हुई है। कांग्रेस ने 2004 में उन्हें बस्ती संसदीय सीट से टिकट दिया था, लेकिन करीब 3 लाख वोट पाकर भी वे संसद नहीं पहुंच सके थे। गोरखपुर से बीजेपी सांसद और हिंदू युवा वाहिनी के संरक्षक योगी आदित्यनाथ के अपमान का बदला लेने के लिए हिंदू युवा वाहिनी के बागी प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों को हराने के लिए विरोध का बिगुल फूंक दिया है। हिंदू युवा वाहिनी ने राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। सुनील सिंह के मुताबिक जहां वे उम्मीदवार नहीं उतार पाएंगे, वहां बीजेपी के खिलाफ प्रचार की रणनीति अपनाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि आरबीआई सस्ते कर्ज का तोहफा दे सकता है। आरबीआई ब्याज दरों में 0.25% की कटौती कर सकता है। बजट में उठाए गए कदमों के बाद आरबीआई की तरफ से राहत की उम्मीद है। राजस्थान के पाली में महिला सरपंच के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि ग्राम सभा में पहले महिला सरपंच के साथ अभद्रता की गई। जब महिला सरपंच ने इसका विरोध किया तो 2 वार्ड पंचों ने उसकी पिटाई कर दी। इस घटना के बाद सरपंच की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा का पर्चा लीक होने के मामले में एसआईटी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। एसआईटी ने आयोग के सचिव परमेश्वरराम से 3 घंटे तक पूछताछ की। एसआईटी ने परमेश्वरराम के घर पर भी छापा मारकर कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं। सोमवार को गुस्साए छात्रों ने सचिव की जमकर पिटाई कर दी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। बिहार के सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद को जमानत मिल गई है। सीबीआई की ओर से समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करने का जावेद को लाभ मिला और कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। इससे पहले हत्याकांड के एक और आरोपी मोहम्मद कैफ को जमानत मिल चुकी है। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई को आरोपियों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर करनी थी, लेकिन सीबीआई ने 90 दिनों के बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं की। पुणे के इंफोसिस कैंपस में महिला इंजीनियर की हत्या के आरोपी की पुणे कोर्ट में पेशी के दौरान पिटाई कर दी गई। आरोपी की पिटाई भूमाता ब्रिगेड के सदस्यों ने की। इंफोसिस की महिला इंजीनियर रसीला राजू की हत्या दफ्तर के अंदर हुई थी और पुलिस ने दफ्तर के गार्ड को गिरफ्तार किया था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने विराट कोहली की दिल खोलकर तारीफ की है। रिकी पॉन्टिंग ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को मौजूदा समय का वनडे का नंबर 1 बल्लेबाज करार दिया है। पॉन्टिंग ने कहा कि अभी उन्हें टेस्ट क्रिकेट में महान खिलाड़ी कहना काफी जल्दबाजी होगी, लेकिन वनडे में वो सर्वश्रेष्ठ हैं। पॉन्टिंग ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि विराट कोहली ने पिछले कुछ समय से वनडे क्रिकेट में नए मापदंड तय किए हैं। गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले इकलौते टेस्ट मैच में चोटिल अमित मिश्रा की जगह कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया है। मंगलवार को बीसीसीआई ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। कुलदीप लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर हैं। उन्होंने 22 घरेलू मैचों में कुल 723 रन बनाए हैं और 81 विकेट झटके हैं। भारत के स्टार स्पिनर आर अश्विन और उनके साथी खिलाड़ी रविंद्र जाडेजा के बीच बांग्लादेश के खिलाफ गुरुवार से हैदराबाद में शुरू हो रहे टेस्ट में आईसीसी गेंदबाजों की शीर्ष रैंकिंग का भी मुकाबला होगा। अश्विन टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर हैं, लेकिन जाडेजा उनसे 8 अंक ही पीछे हैं। अक्टूबर 2016 में इंग्लैंड में न्यूजीलैंड पर 321 रनों से मिली जीत के बाद से अश्विन रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं। दिल्ली के बल्लेबाज मोहित अहलावत ने मंगलवार को क्रिकेट में एक नया इतिहास रचा है। मोहित ने 72 गेंदों में 300 रनों की नाबाद पारी खेली है। यह टी20 क्रिकेट इतिहास का पहला तिहरा शतक है। इस दौरान उन्होंने 39 छक्के और 14 चौके जड़े। 21 साल के मोहित अहलावत ने यह कारनामा दिल्ली में आयोजित टी20 टूर्नामेंट में मावी एकादश और फ्रेंड्स एकादश के बीच चल रहे मैच में कर दिखाया। काबुल में स्थित सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को आत्मघाती बम हमले से दहल गया। इस हमले में अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 38 अन्य घायल हुए हैं। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नजीबुल्लाह दानिश ने बताया कि एक पैदल आत्मघाती हमलावर ने उस वक्त यह हमला किया जब अदालत परिसर में पार्किंग स्थल में कर्मचारी बस में सवार हो रहे थे।